अर्नेस्ट हेमिंग्वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिक्शन लेखकों में से एक हैं। उनकी पहली नॉवल का नाम था द सन ऑल्सो राइजेस। नॉवल का एक किरदार बिल एक दूसरे किरदार माइक से पूछता है, हाउ डिड यू गो ब्रोक, यानी तुम दिवालिया कैसे हुए। दो तरीकों से माइक जवाब देता है, ग्रेजुअली एंड देन सडनली, यानी धीरे धीरे और फिर अचानक। 1926 में लिखी गई इन लाइनों को चाइनीज कंपनी एवरग्रैंड के मालिक सू जिजाइन बार बार पढ़ रहे होंगे। एवरग्रैंड चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। खबर है कि कंपनी जल्द ही दिवालिया हो सकती है। सोशल मीडिया में घूमते ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे जिनमें एक के बाद एक टाइटल लगी होती है और एक टाइटल को हिला भर देने से टाइटलों की पूरी श्रृंखला ढहती जाती है। इन टाइटल्स को डोमिनो कहा जाता है और इनके वीडियो भी बहुत रोचक होते हैं। लेकिन आर्थिक जगत में ये डोमिनो खेल नहीं बल्कि संकट की सूचना लाते हैं। आर्थिक जगत में इतनी पेचीदगियां हैं, तार यहां से वहां ऐसे गुथे हैं जैसे भारत में रोड के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनें। कनेक्शन ऐसा कि चांदनी चौक में एक तार कटा तो मानो छतरपुर की बिजली गुल। ऐसे ही आर्थिक जगत में किसी एक कंपनी के डूबने से पूरी दुनिया में इस हलचल की लहरें फैल जाती हैं। 2008 में अमेरिकी मंदी तो याद ही होगी आपको। अमेरिका का एक बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने से शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। ऐसे ही कुछ आहटें चीन से आ रही हैं। एवरग्रैंड के वित्तीय संकट का असर है कि कल यानी कि सोमवार 20 सितंबर को दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 में जुलाई के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन स्टॉक इंडेक्स स्टॉक्स यूरोप 600 भी 2% लुढ़क गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 500 अंक से अधिक घट गया। हांगकांग के स्टॉक मार्केट हैंग सेंग में भी प्रॉपर्टी स्टॉक्स की जमकर बिकवाली हुई। इस गिरावट को अभी सिर्फ ट्रेलर माना जा रहा है। आने वाले दिनों में मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है। एवरग्रैंड की इस हालत तक पहुंचने के क्या कारण हैं और इसका बाकी दुनिया पर क्या असर होगा, आइए आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर की बड़ी वजह परमाणु शक्ति को माना गया, लेकिन इसकी तह में दो आर्थिक विचारधाराओं की लड़ाई थी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। इनके झंडा बरादर थे अमेरिका और सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और इस लड़ाई में जीत अमेरिका की हुई। परोक्ष रूप से ये जीत थी कैपिटलिज्म की। जैसा कि हम जानते हैं, कैपिटलिज्म की ढेर सारी दिक्कतों के बावजूद दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं आज कैपिटलिज्म पर ही आधारित हैं। आमतौर से राजनीतिक धारा में बाएं बाजू यानी लेफ्ट की पॉलिटिक्स का अर्थ है कैपिटलिज्म और अथॉरिटेरियन सरकारों का विरोध। पिछली सदी में ये दो शब्द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। अधिकतर कैपिटलिस्ट देश डेमोक्रेटिक थे और चीन और रूस जैसे देश कम्युनिस्ट लेकिन अथॉरिटेरियन। 1980 में चीन ने एक आर्थिक सिस्टम का नया फॉर्मूला निकाला। उसने कैपिटलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म का एक मिश्रण तैयार किया और आर्थिक सफलता की ऐसी कहानी लिखी जो मानव इतिहास में न सुनी और न देखी गई। चाइना, जिसको चलाने वाले पार्टी का नाम ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका आर्थिक मंत्र कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट ही है। हालांकि चाइनीज माल की तरह ये भी पूरी तरह शुद्ध फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है। समय समय पर चीनी सरकार अपने नियम बाजार पर थोपती रहती है, जिसको कोई गलत मानता है तो कोई सही। चीन की आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट। 1980 के बाद चीन ने अपना बाजार खोला और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई। इसके नतीजे में कृषि छोड़कर लाखों लोग शहरों की तरफ आए। साथ ही वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा हुआ कि परिवार सिमटने लगे। नाते रिश्तेदारों के ना होने से न्यूक्लियर फैमिली यानी कि हम दो हमारा एक वाली स्थिति हो गई। आर्थिक बूम के आने से आबोदाना की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन दो दीवानों को अभी भी आशियाने की तलाश थी। इकोनॉमी का साधारण सिद्धांत लागू हुआ, मांग में वृद्धि तो दाम में वृद्धि। ये नियम केवल तब लागू होता है जब कमोडिटी यानी कि विक्रय वाली वस्तु सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। मार्स पर जब तक जगह न मिल जाए, धरती पर ही जमीन सीमित है। सो मिट्टी सोना हो गई। चीन में जमीन और घरों के दाम दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगे। ऐसा सारी दुनिया में हुआ। चीन इकलौता नहीं था, लेकिन आर्थिक वृद्धि की सनक ने चीन में रियल एस्टेट व्यापार में बहुत सी अनियमितताएं पैदा कर दी। मसलन अधिक ब्याज पर बाजार से पैसा उठाना, इसके ऊपर लॉन्ग शार्क बिल्डिंग स्टैंडर्ड का पालन न होना, जिसके कारण कई तरह के अवैध धंधे रियल एस्टेट से जुड़ते गए।
कंपनियों ने भी इन नियमों का जमकर फायदा उठाया। घर अभी बन ही रहे होते थे कि पुराने प्रोजेक्ट के पैसे से नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता। नतीजा हुआ कि और जमीन और घरों के दामों में अथाह वृद्धि हुई। शंघाई और बीजिंग की गगनचुंबी इमारत इस बात का सबूत है। इसका फायदा उठाने वालों में सू जियान भी शामिल थे। 1996 में उन्होंने चीन के ग्वांगझू शहर में अपनी कंपनी खड़ी की। अपने पहले प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने 323 अपार्टमेंट बनाए, जो आधे दिन से भी कम समय में बिक गए। धीरे धीरे एवरग्रैंड चाइना की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। साल 2010 में सू जियान ने ग्वांगझू की एक फुटबॉल टीम को खरीदा और उसका नाम भी कंपनी के नाम पर ही रख दिया। 2010 के बाद एवरग्रैंड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म, बोतल बंद पानी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया। 2015 में सू जियान एलन मस्क को टक्कर देने का दावा कर रहे थे। सीसीपी से नजदीकी का फायदा भी उन्हें मिला और 2017 में वो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तब उनकी संपत्ति $45.3 बिलियन थी। रियल एस्टेट के दाम बढ़ने का एक बड़ा कारण था मार्केट स्पेक्यूलेशन, यानी सट्टा बाजार। चाइना में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सबसे आम जरिया है, इसलिए लोग प्रॉपर्टी खरीदते, कुछ साल बाद इसे बेच देते। इस कारण ऐसे शहर के शहर हो गए जिनकी बिल्डिंग्स में कोई रहता ही नहीं था। इसके लिए एक नया टर्म इजाद हुआ, घोस्ट टाउन, यानी कि भूतिया शहर। बिना एक प्रोजेक्ट पूरा किए दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देने से कई प्रोजेक्ट अधूरे भी रह गए। मिसाल के लिए 1997 में एवरग्रैंड ने ग्वांगझू में एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया। नाम था ऑस्ट्रेलिया विलाज। इस प्रोजेक्ट में 292 बिल्डिंग थी, जिनमें जिम, स्पा, सिनेमा, प्राइवेट स्कूल, बुटीक और रेस्टोरेंट भी शामिल थे। इसके एक अपार्टमेंट की कीमत $21,000 के बराबर थी। आज से 20 साल पहले जब एक सामान्य चाइनीज परिवार की आमदनी $800 के लगभग हुआ करती थी, लेकिन 2001 में इन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। जो लोग घाटा सह सकते थे उन्होंने दूसरे घर ढूंढ लिए, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्हें इन आधे अधूरे बने घरों में बिना बिजली और गैस के कनेक्शन के रहना पड़ा। आज भी पूरे चीन में ऐसी बिल्डिंगों की भरमार है जिन हरे भरे लॉन में कुत्ता घुमाते लोगों के विज्ञापन देखकर लोग घर खरीदने पहुंचते हैं। आज वहां उन्हें मुर्गी पालन का काम करना पड़ रहा है। एवरग्रैंड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक का नाम है ओशन फ्लावर आइलैंड। आपने दुबई के पाम आइलैंड का नाम तो सुना ही होगा। उसी ही तर्ज पर एवरग्रैंड हाइनान प्रोविंस में पानी के ऊपर 900 एकड़ का एक आइलैंड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था, लेकिन अब ये भी अधर में लटका हुआ है। चेंगडू शहर में उसका एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा चीन के 280 शहरों में एवरग्रैंड के लगभग 810 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से कई अधूरे पड़े हैं। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की आर्थिक मार सह रही थी, चीन की रियल एस्टेट मार्केट में $1.4 ट्रिलियन का निवेश हुआ। रियल एस्टेट मार्केट चीन की जीडीपी का 29% हिस्सा है। 2017 में चाइना रियल एस्टेट मार्केट के फूलते गुब्बारे पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सुई चुभा दी। 2017 में एक पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, हाउसेज आर फॉर लिविंग इन, नॉट फॉर स्पेक्यूलेशन, यानी घर रहने के लिए है, ना कि सट्टा लगाने के लिए। इसके बाद सरकार ने रियल एस्टेट पर पाबंदियां लगाना शुरू किया। रियल एस्टेट कंपनियों के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लाई जिसका नाम है 3 रेड पॉलिसी, यानी 3 ऐसी लाल रेखाएं जिनको पार किया तो फंडिंग या कर्ज मिलना बंद। क्या थी ये 3 लाल रेखाएं? लाइबिलिटी टू एसेट रेशो ऑफ लेस देन 70%, यानी जितना आप पर देनदारी है वो आपकी संपत्ति के 70% से ज्यादा ना हो। नॉट गियरिंग रेशो ऑफ लेस देन 100%। गियरिंग रेशो यानी कंपनी के कुल कर्ज और शेयरधारकों की कुल इक्विटी का रेशियो। ऐसे समझ लीजिए कि ये रेशो बताता है कि कंपनी की आर्थिक हालत कैसी है। कैश टू शॉर्ट टर्म डेब्ट रेशो ऑफ मोर देन 1x, यानी कंपनी पर जितना शॉर्ट टर्म कर्ज है उसके पास उतना या उससे ज्यादा कैश होना चाहिए। नए नियमों के अनुसार कोई कंपनी अगर इन तीनों में से एक भी रेड लाइन पार नहीं करती तो वो 15% की दर से अपना वार्षिक कर्ज बढ़ा सकती है। एक रेड लाइन को लांघने पर 10% की दर से और 2 रेड लाइन लांघने पर 5% की दर से। कोई कंपनी अगर तीनों लाल रेखाएं पार कर जाए तो उसके आगे के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। इन नए नियमों का सबसे बड़ा असर हुआ एवरग्रैंड कंपनी पर। खबर है कि कंपनी पर $300 अरब का कर्ज है। भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तुलना के लिए देखें तो ये हांगकांग के जीडीपी से भी बड़ी रकम है। कर्ज की 83.5 मिलियन की रकम चुकाने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है और कंपनी कह चुकी है कि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। डिफॉल्ट करने की स्थिति में कंपनी को अपने एसेट्स बेचने होंगे। मार्केट का एक और सिद्धांत यहाँ लागू होता है। जैसे जैसे कंपनी एसेट बेचती जाएगी, एसेट के दाम और गिरते जाएंगे।
इसी साल कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों से कहा था कि वो कंपनी में निवेश करें, वरना उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। कंपनी के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट के लिए रकम जमा की थी, वो भी फंस गई है, क्योंकि 3 रेड पॉलिसी के कारण कंपनी को नया कर्ज नहीं मिल पा रहा है। साल 2021 के अंत तक कंपनी को कम से कम $669 मिलियन चुकाने हैं। कर्ज लेने के लिए कंपनी ने मार्केट में जो जंक बॉन्ड इशू किए थे, मार्केट में उन पर प्रति डॉलर सिर्फ 30% मिल रहे हैं। जंक बॉन्ड यानी ऐसे हाई रिस्क बॉन्ड जिन पर सामान्य दर से ज्यादा ब्याज मिलता है। शेनजेन शहर में कंपनी का ऑफिस है, जिसके आगे लेनदारों की भीड़ लगी हुई है। चाइना, जहां प्रोटेस्ट की खबर कभी नहीं सुनाई देती, वहां बड़ी मात्रा में लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। क्रेडिट रेटिंग संस्था फिंच ने कंपनी की रेटिंग B से CCC+ कर दी है, जिसका मतलब है कि इस बात की पूरी संभावना है कि कंपनी अपनी कर्ज की किश्त नहीं चुका पाएगी। एवरग्रांड का दिवालिया होना लगभग तय है। ऐसे में सिर्फ सरकार का सहारा है। चीन में सरकार पहले भी कई दिवालिया कंपनियों को अधिकृत कर चुकी है। ऐसे में कंपनी की आखिरी उम्मीद सरकार का बेल आउट पैकेज है, लेकिन इसकी संभावना भी कम दिखती है। शी जिनपिंग तय कर चुके हैं कि चीन में अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटना जरूरी है। ऐसे में एवरग्रांड को मदद से बाजार में संदेश जाएगा कि सरकार गलत बिजनेस प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रही है। अब तक चीन की सरकार ने इसको लेकर ना कोई बयान जारी किया और ना कोई आश्वासन दिया है। ऐसे में लगता है कि सरकार एवरग्रांड के दिवालिया होने को लेकर बेफिक्र है, लेकिन मार्केट में एवरग्रांड का वैसा ही असर दिखना शुरू हो गया है जैसा 2008 में अमेरिका में दिखा था। कंपनी के शेयर तेजी से गिरे हैं और बाकी रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स को भी अपने साथ डुबा रहे हैं। प्रॉपर्टी के गिरते रेट से इन्वेस्टर्स को तगड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही साथ रियल एस्टेट जो चाइना में रोजगार का एक मुख्य सोर्स है, उस पर बट्टा लगने से बेरोजगारी में बढ़त होगी। कोरोना की मार से उभर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में जोर का झटका और जोर से लगने की संभावना है। असर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, दुनिया भर के बाजारों में इसका असर देखने को मिला है। चीन और हांगकांग की दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां अब भारी दबाव में दिख रही हैं। साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार करने वाले देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया चीन को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ऐसे में वहां भी चीन को लेकर चिंता की स्थिति है। आपने चीन की कहानी सुनी, अब चलते हैं अफगानिस्तान, जहां से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। मशहूर ब्रिटिश पत्रिका द स्पेक्टेटर ने 20 सितंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें सूत्रों और ऑब्जर्वर्स के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की मौत हो गई, जबकि डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही तालिबान ने इसको लेकर कोई बयान दिया है। भले ही इन दावों की पुष्टि ना हो पाई हो, लेकिन इतना तो तय है कि तालिबान लीडरशिप में सब ठीक नहीं चल रहा है। सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लंबे समय से पब्लिक स्पेस में नहीं देखा गया है। अखुंदजादा की जगह प्रवक्ता के बयान आते हैं। मसलन सुप्रीम लीडर पूरी तरह ठीक है। सुप्रीम लीडर ने हाईकमान की मीटिंग में हिस्सा लिया। सुप्रीम लीडर के आदेश से ही सब काम हो रहे हैं, लेकिन असल में सुप्रीम लीडर का कोई अता पता नहीं है। तालिबान की पिछली सरकार में मुल्ला मोहम्मद ओमर सुप्रीम लीडर की भूमिका में था। वो कभी काबुल नहीं आता था, लेकिन उसकी बात को दरकिनार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुल्ला ओमर के शब्द कानून थे। इस बार वैसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच झगड़े की खबर आती है। पता चलता है कि दोनों गुटों के समर्थकों के बीच मुठभेड़ होती है और अचानक से डिप्टी पीएम गुमशुदा हो जाते हैं। कतर के विदेश मंत्री के दौरे पर भी डिप्टी पीएम को नहीं देखा जाता है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के नेताओं के बीच लड़ाई की रिपोर्ट्स के कई दिनों के बाद मुल्ला बरादर नेशनल टीवी पर आया। वहां उसने बयान दिया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तालिबान लीडरशिप में सब परिवार की तरह रह रहे हैं। उसने अपने घायल होने की खबर का भी खंडन किया। हालांकि ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इंटरव्यू देखकर ऐसा लगा कि मुल्ला बरादर से ये बयान जबरदस्ती दिलवाया गया। उसे बंदूक की नोक पर यह सब कहने के लिए मजबूर किया गया। जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है, तभी से ये लग रहा था कि कुर्सी की बंदरबाट नए गुल खिलाने वाली है। एक तरफ मुल्ला बरादर को मॉडरेट छवि का माना जाता है। दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया के तौर पर उसने तालिबान की इमेज बदलने की पूरी कोशिश की। कथित तौर पर जिस बदले हुए तालिबान का जिक्र इन दिनों हो रहा है, उसका क्रेडिट मुल्ला बरादर को ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क अपने रुख पर कायम है। नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी ने सत्ता हासिल करने के बाद आत्मघाती हमलावरों की शान में कसीदे गढ़े। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरकार में गृह मंत्री के पद पर है।
जबकि उसके चाचा खलील ने बार बार इंटरनेशनल जिहाद की वकालत की है। खलील को अलकायदा का करीबी माना जाता है। भतीजे सिराजुद्दीन की तरह उसे भी यूएन की प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में रखा गया है। जानकारों की माने तो तालिबान लीडरशिप के अंदरूनी झगड़े का एक बड़ा कारण पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की गद्दी पर वो धड़ा काबिज रहे, जो उसके हितों की परवाह करे। मुल्ला बरादर का इरादा था कि सरकार में पश्तूनों को अधिक से अधिक मौका मिले। तालिबान का सह संस्थापक होने और अमेरिका के साथ डील में अहम भूमिका निभाने के नाते ये चर्चा भी चली कि उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उसका पत्ता काट दिया गया। मुल्ला बरादर को डिप्यूटी पीएम का पद मिला। डिप्यूटी पीएम की कुर्सी भी उसे किसी और के साथ शेयर करनी पड़ रही है। इन नाराजगियों और असंतुष्ट समझौतों का क्या असर होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।